दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका सेमेस्टर 4 बीएससी 2 एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप सेशन 22 से 26 वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार जब भी ये सिलेबस रहा है जिस भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या है कि झारखंड को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर उनका विस्तृत वर्णन करें। झारखंड को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर उसका विस्तृत वर्णन करने को कहा जा रहा है। 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर को आप पूरा देख लेते हैं, पूरा वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो 15 नंबर समझिए आप आपके जेब में आ गया। क्वेश्चन अगर घुमा के भी देगा तब भी आप लिख पाएंगे। इसके लिए आप लोग क्या है तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनका विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर को हम लोग समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। और अभी आप देख रहे हैं कि सीजीपीए का टाइम चल रहा है तो सीजीपीए आपका बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर आप सेमेस्टर 7 और 8 कर पाएंगे। इस बार तो 22-26 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए तो कुछ छूट भी दिया गया है, लेकिन आप लोग के लिए कोई भी छूट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड का भूभाग भारत के प्राचीन पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। झारखंड का जो भूभाग है वो भारत के प्राचीन पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। क्या कहा है, झारखंड का जो भूभाग है वो भारत के प्राचीन पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। मतलब भारत का जो प्राचीनतम पठारी क्षेत्र उसका एक हिस्सा है, जहां ऊंचे पठार, पहाड़ियां, नदी घाटियां और मैदानी क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। जहां पर क्या है तो बहुत सारे पठार हैं, पहाड़ियां हैं, नदी घाटियां हैं, मैदानी क्षेत्र क्या है एक साथ पाए जाते हैं। भू आकृति, ऊंचाई, चट्टानों की बनावट, नदी तंत्र और मिट्टी के आधार पर झारखंड को कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर तो भू आकृति के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, चट्टानों की बनावट के आधार पर, नदी तंत्र के आधार पर, मिट्टी के आधार पर झारखंड को कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यह विभाजन राज्य की प्राकृतिक संपदा, खनिज संसाधन, कृषि और औद्योगिक विकास को समझने में सहायक है। और ये जो विभाजन है ये किसके लिए सहयोगी है, किसके लिए उपयोगी है तो विभाजन है वो राज्य की प्राकृतिक संपदा को समझने के लिए, खनिज संसाधन को समझने के लिए, कृषि और औद्योगिक विकास को समझने में सहायक होता है। तो एक हमने छोटा सा भूमिका लिख लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जो प्राकृतिक प्रदेश है वो क्या क्या है और उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला हम लोग देखेंगे पाट क्षेत्र को। पाट क्षेत्र क्या है तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले समतल क्षेत्र हैं उसको पाट क्षेत्र कहा जाता है, या फिर इसको आप वेस्टर्न प्लेटू कह सकते हैं, पश्चिमी पठार। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, या फिर इसको पाट क्षेत्र भी कहा जाता है। चाहे आप पाट प्लेटू कह लीजिए या फिर वेस्टर्न प्लेटू कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी प्रदेश माना जाता है। जो पाट क्षेत्र है वो झारखंड के सबसे ऊंचा पठारी प्रदेश माना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र इसी को माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर के बीच है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समतल ऊपरी सतह है। और इस क्षेत्र का, ये जो पाट क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विशेषता क्या है तो इसका समतल और ऊपरी सतह है, जिसे स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। और वहीं के स्थानीय भाषा में इस क्षेत्र को पाट कहा जाता है, जिसके कारण इसको पाट क्षेत्र नाम दिया गया है, या फिर इसको आप पश्चिमी प्लेटू लिख सकते हैं। ठीक है, इसी कारण यह क्षेत्र अन्य पठारी भागों से अलग दिखाई देता है, और इसी कारण ये जो क्षेत्र है वो अन्य पठारी भागों से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। आगे आगे कहा जा रहा है कि यह प्रदेश मुख्य रूप से लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिलों में फैला हुआ है। इसके साथ साथ नेतरहाट भी इसके क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसके ये जो प्रदेश है वो कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है तो लातेहार जिला में, गुमला, लोहरदगा जिलों में फैला हुआ है। नेतरहाट पठार इसी पाट क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध भाग है, जिसे झारखंड की छत भी कहा जाता है, जिसको झारखंड की छत कहा जाता है। किसको, इसको प्रसिद्ध, ये सबसे प्रसिद्ध भाग भी माना जाता है, और इसको साथ में झारखंड की छत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है तो नेतरहाट के पठार को झारखंड का छत कहा जाता है। यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी और सुखद रहती है। यहाँ की जो जलवायु कैसी है तो अपेक्षाकृत ठंडी रहेगी, मतलब अन्य जो पठार क्षेत्र हैं उसके अपेक्षाकृत यहाँ का जो जलवायु थोड़ा सा ठंडा और सुखद रहेगा। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ से कई सारे नदियों का उद्गम होता है, जिससे यह क्षेत्र जल स्रोतों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जिससे क्या है तो यह जो क्षेत्र है पाट क्षेत्र वो जल स्रोतों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में हमने समझा, पाट क्षेत्र के बारे में हमने समझ लिया। इसको पश्चिमी प्लेटू भी कहा जाता है, पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। तो हम लोग पहले झारखंड के सही प्राकृतिक प्रदेशों को समझेंगे। ठीक है, जो प्राकृतिक भाग है उसको समझेंगे, उसके बाद उसके डिटेल को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा है रांची पठार।
रांची पठार, ठीक है। बस आप पठार का नाम याद रखिए, किस तरह से लिखना है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हम आपको समझा दे रहे हैं, बस उसी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि रांची पठार झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। रांची पठार क्या है, तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और विकसित प्राकृतिक प्रदेश है, मतलब सबसे ज्यादा जो विकास है वो रांची पठार में देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है और इसका जो औसत ऊंचाई कितना है, लगभग 700 मीटर। यह क्षेत्र अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य, जलप्रपातों और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। जल आप देखेंगे जो जलप्रपात है, मतलब झरना जो है, जो पानी वाले झरना है वहां पर देखने को मिल जाते हैं। जो प्राकृतिक दृश्य है, इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कौन, रांची का पठार। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह पठार दक्कन पठार का पूर्वी विस्तार है। और जो दक्कन का पठार है उसका पूर्वी विस्तार क्या है, तो रांची का पठार, और मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। और ये जो पठार कैसे बना है, तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। इसी क्षेत्र में हुंडरू, दसम और जोन्हा जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। और ये जो रांची का पठार है, इसी क्षेत्र में आपको हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और जोन्हा जैसे प्रसिद्ध जो जलप्रपात हैं वो स्थित देखने को मिलते हैं। रांची पठार से स्वर्ण रेखा और दक्षिण कोयल जैसी नदियां का उद्गम होता है। रांची पठार से क्या होता है, तो जो स्वर्ण रेखा नदी है और जो दक्षिण कोयल है, इन जैसे नदियों का उद्गम होता है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ का जो जलवायु स्वास्थ्यवर्धक मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। इसलिए रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसलिए रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ बातों को आपको लिख देना है। दूसरा जो इसका प्राकृतिक प्रदेश है वो है हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार, इसमें हम लोग सिर्फ पठार को नहीं देख रहे बल्कि जल स्रोतों को समझ रहे हैं, जो खनिज संसाधन उसको भी देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक, इन सब बातों को भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग एक एक करके समझते जा रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे हजारीबाग पठार को। कहा जा रहा है कि हजारीबाग पठार झारखंड का एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है। हजारीबाग पठार क्या है, तो झारखंड का एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है जिसे दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है। जिसको दामोदर नदी जो दो भागों में बांट देती है। जो हजारीबाग का पठार है उसको दो भागों में बांटती है कौन, दामोदर नदी। ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। एक ऊपरी हजारीबाग पठार बन जाता है और दूसरा निचला हजारीबाग पठार बन जाता है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं ऊपरी हजारीबाग पठार को। ऊपरी हजारीबाग पठार को, हजारीबाग पठार को दामोदर नदी के द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा निचला हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार से जुड़ा हुआ है। जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है वो रांची पठार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पठार सब अलग अलग है, पठार सब सेम है, सब मिला हुआ है, लेकिन उसको बांट दिया गया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह क्षेत्र खनिज संसाधनों विशेषकर कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। विशेषकर कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि पथरीली है लेकिन खनिजों की उपलब्धता के कारण यह औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि खनिजों का उपलब्धता है जिसके कारण औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ऊपरी हजारीबाग पठार, ठीक है। दूसरा जो इसका भाग है वो है निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार बाह्य पठार या फिर इसको कोडरमा पठार भी कहा जाता है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे उसको बाह्य पठार कह लीजिए, बाहरी पठार कह लीजिए, कोडरमा पठार कह लीजिए या फिर निचला हजारीबाग पठार कह लीजिए। कहा जा रहा है कि निचला हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई लगभग 1000 फीट है। 1000 फीट है। इसे कोडरमा पठार भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अभ्रक उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र क्या है, तो अभ्रक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और लंबे समय तक भारत का प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र रहा है। और लंबे समय से क्या है, तो भारत का प्रमुख जो अभ्रक है उसका उत्पादक क्षेत्र ये रहा कोडरमा क्षेत्र, ठीक है, जो कोडरमा वाले पठार है या फिर निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। चौथा जो प्राकृतिक प्रदेश है झारखंड का वो है कोडरमा गिरिडीह पठार। कोडरमा गिरिडीह पठार। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बता दें आप कौन से जिले से देख रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कोडरमा गिरिडीह पठार झारखंड के निम्न पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। जो कोडरमा गिरिडीह पठार है वो झारखंड के निम्न पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। कहाँ का, तो झारखंड के निम्न पठारी क्षेत्र का यह हिस्सा है कौन, कोडरमा और गिरिडीह पठार। यह प्रदेश मुख्य रूप से अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये जो पठारी क्षेत्र है ये मुख्य रूप से किसके लिए, तो अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक समय यह क्षेत्र विश्व में अभ्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। एक समय में क्या कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा था जब ये जो क्षेत्र है गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र ये विश्व में अभ्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध था। यहाँ की भू आकृति उबड़ खाबड़ है और चट्टानी संरचना प्रधान है। यहाँ का जो भू आकृति कैसा है, तो उबड़ खाबड़ है, मतलब समतल जमीन यहाँ पर बहुत ही कम पाया जाता है और चट्टानी संरचना प्रधान है, मतलब जो चट्टानी संरचना वही देखने को मिलता है। कृषि सीमित है क्योंकि जमीन अच्छा नहीं, जमीन समतल नहीं है, लेकिन खनिज संपदा के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व अत्यधिक है। कृषि के लिए हालांकि यहाँ पर जमीन उतनी अच्छी नहीं है, कृषि सीमित है, लेकिन खनिज संपदा है जिसके कारण यह क्षेत्र आर्थिक महत्व रखता है, ठीक है। कोडरमा और गिरिडीह जिले से
इसी पठार में आते हैं। जो कोडरमा और गिरिडीह जिला है वो इसी पठार के अंतर्गत आता है, कोडरमा गिरिडीह पठार के अंतर्गत ही आता है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर आप लोग किस जिले से, आप लोग झारखंड के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में हमको जरूर से जरूर बता दें। पांचवा जो प्राकृतिक इसका प्रदेश है वो है दामोदर घाटी। आगे हम लोग दामोदर घाटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बताए खनिज संपदा के आधार पर, जो पठार है उसके आधार पर, ठीक है, वनों के आधार पर, या फिर जो भी हमारे संसाधन है झारखंड के उसके आधार पर हम लोग समझ रहे हैं। तो पांचवा जो इसका प्राकृतिक प्रदेश है वो है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी है। अगर वीडियो को आप लोग देख के नहीं जाते तो आप लोग क्या ही लिख देंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपका जरूरी है कि वीडियो आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख के जाइए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, ताकि एक कम से कम एक बार तो आपको पढ़ के जाना ही है, कम से कम पढ़ के जाइए, और हो सके तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। जरूरी है कि आप लोग वीडियो को देख देख के कॉपी में नोट करते चले, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े और आपका कॉपी में सारा नोट रह जाए। दामोदर घाटी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह पहले बाढ़ के लिए कुख्यात था। मतलब इसमें बहुत ज्यादा पहले बाढ़ देखने को मिलता था, ठीक है। यह घाटी झरिया, बोकारो और रामगढ़ से कोयला उत्पादक क्षेत्रों से घिरी हुई है। ये जो घाटी है दामोदर घाटी, ये झरिया, बोकारो और रामगढ़ से कोयला उत्पादक क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जो झारखंड का कोयला क्षेत्र है वो इन्हीं घाटियों में, जो दामोदर घाटी है यहीं पर फैला हुआ है। दामोदर घाटी से ही आप देखेंगे कोयला निकलता है, ठीक है। अधिकतर कोयला जो है दामोदर घाटी में ही सीमित है, वहीं से निकलता है। इसी कारण दामोदर घाटी को झारखंड के औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। जो दामोदर घाटी है झारखंड के औद्योगिक विकास का रीढ़ इसको माना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना जो डीवीसी है, ठीक है, ने इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया है। पहले क्या तो ये बाढ़ का कारण रहता था, झारखंड का शोक भी इसको कहा जाता था। जो दामोदर नदी है इसको झारखंड का शोक भी कहा जाता है। लेकिन जब से ये दामोदर घाटी परियोजना शुरू किया गया है, बाढ़ में नियंत्रण हुआ है, सिंचाई में काम आ रहा है, ठीक है, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिला है, तो ये सारे कुछ इससे फायदे हुए हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश है वो है राजमहल पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राजमहल पहाड़ियां झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। इन पहाड़ियों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। और ये जो राजमहल पहाड़ी है वो कैसे बना है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न हुआ है। और ये मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से चट्टानें मिलती है वो बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान से ये पहाड़ी बनी हुई है, ठीक है। इन पहाड़ियों का भूभाग अन्य पठारी क्षेत्रों से भिन्न है। इन पहाड़ियों का जो भूभाग है वो अन्य पठारी क्षेत्र, जो भी आपने समझा, जो भी पठार आपने देखा, चाहे वो पाट हो, हजारीबाग हो, रांची का पठार हो, गिरिडीह कोडरमा पठार हो, कोडरमा पठार हो, ठीक है, इन सब पठारों से इसका क्षेत्र थोड़ा सा भिन्न है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह जो क्षेत्र है, जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये जो क्षेत्र है वो ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टियों से क्या है, तो महत्वपूर्ण माना जाता है। राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में वन और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में क्या तो वन पाए जाते हैं और खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला जो इसका प्राकृतिक प्रदेश है वो है निचली नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्र। जो निचली नदी घाटियां हैं और जो मैदानी क्षेत्र है वो भी इसका एक प्राकृतिक प्रदेश माना जाता है। झारखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्थित हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो निचली नदी घाटियां, या फिर इसको मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और जहां नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें जो निचला कोयल बेसिन है वो आ जाता है, अजय बेसिन आ जाता है, शंख बेसिन आ जाता है, और पंच परगना मैदान प्रमुख हैं। जो निचली नदी घाटियां हैं या फिर जो मैदानी क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारे क्षेत्र इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पर थोड़ी सी कृषि भी हो सकती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। जहाँ पर क्या है, तो कृषि हो सकती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जल उपलब्धता बेहतर है। राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों में निवास करता है। जहां पर जमीन समतल होगा, कृषि के लिए उपलब्ध चीजें होंगी, मिट्टी होगा, ठीक है, जमीन समतल होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करने के लिए काम आ सकता है, तो वहां पर भीड़ ज्यादा रहता है, लोग वहां पर ज्यादा बसना पसंद करते हैं। तो ये कुछ 7 पॉइंट थे जिसको हमने समझा, ठीक है। जो ये झारखंड के प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में आपने समझा और साथ में उसके विस्तार को भी देखा। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप आंसर अच्छे से लिख सकें। कहा जा रहा है कि इस प्रकार झारखंड का प्राकृतिक स्वरूप पठारों, पहाड़ियों, नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्रों का एक जटिल लेकिन संतुलित मिश्रण है। यही भौगोलिक विविधता झारखंड को खनिज संपदा, वन संसाधन, कृषि क्षमता और जैव विविधता से समृद्ध बनाती है। तो इस तरह से कुछ आप लोग निष्कर्ष को लिखेंगे। आगे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक प्रदेशों का यह अध्ययन झारखंड के संतुलित विकास, क्षेत्रीय योजना और संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष भी जरूर लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर जब आपको देखेगा, आपके कॉपी को जांच करेगा, तो हिचकिचाए नहीं, आपके आंसर को देख के खुश हो और आपको 15 नंबर दे सके। ठीक है, तो 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपने देखा होगा। आप पूरा वीडियो देखें तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं, या फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताएं। चैनल पर दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।